हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th वाले के लिए आपका एक चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ कमेंट था कि क्लास 11th के लिए सर मैथ को स्टार्ट करिए। तो चलिए, हालांकि हमने क्या किया था, आपका क्लास 11th में जो आपका सरल रेखा है मतलब स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर, उसको हमने आगे पढ़ा दिया था। चलिए इसको पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आप सबसे पहले चैप्टर जो आपका है समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं क्लास 11th के लिए। तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं कि चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है, चैप्टर 1, यानी इसका जो नाम है वो आपका क्या, समुच्चय यानी सेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका होता है, हमने ये आपको ये बताया कि किसी भी चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आपका क्या होता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो समुच्चय का जो आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका एक क्लास 12 में आपका एक चैप्टर सम्मत तथा फलन, ठीक है। सम्मत तथा फलन का जो चैप्टर बिल्कुल आपका क्या, समुच्चय तथा फलन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि आपका क्या होता है कि अगर समुच्चय तथा फलन जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसे वही बच्चा क्या कर सकता है, सम्मत तथा फलन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका क्या होता है, समुच्चय का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय क्या चीज है, ठीक है। देखिए समुच्चय क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, सेट क्या चीज है, ठीक है। बात को समझना कि जो समुच्चय की जो डिफिनेशन होती है, समुच्चय की जो डिफिनेशन होती है हम इस तरीके से देते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या वस्तुओं के सुपरिभाषित कथन को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। भाई अगर कोई आपके पास कोई कथन है, अगर वो कथन कोई आपसे पूछे कि ये कथन आपका समुच्चय है कि नहीं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपका कथन, जो आपका कोई भी कथन दिया हो, अगर वो कथन आपका क्या होगा, सुपरिभाषित कथन होगा, तभी जाकर वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लगता हूँ, जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, समझना गौर से, सम संख्याओं का संग्रह, 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। मेरे भाई जो आप ये समझेंगे कि इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, ये कथन आपका क्या सुपरिभाषित कथन है कि नहीं है। मतलब जो हमारे लिए संभव हो वो आपका क्या होता है, सुपरिभाषित होता है। और जो जो हमारे लिए क्या हो, संभव हो, वो मतलब हमारे लिए नहीं, मतलब सबके लिए ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपका ये समझ सकते हैं कि जो 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है ये क्या है, हमारे लिए संभव है, यानी सबके लिए संभव, यानी 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम क्या कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर करें 15 से समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, उसके बाद क्या होगा, 14 होगा। यानी ये हमारे लिए संभव है, ठीक है। तो यानी मतलब इसका संग्रह हम कर सकते हैं। तो जब इसका संग्रह कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कथन है ये आपका क्या होगा, सुपरिभाषित कथन होगा। ये हमारे पास क्या होगा, सुपरिभाषित कथन होगा। जब ये कथन सुपरिभाषित है तो ये आपका जो कथन है ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। बात को समझना कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट, कोई कथन है, अगर वह कथन सुपरिभाषित है तभी जाकर वो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अगर वो कथन हमारे पास सुपरिभाषित नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट को तुम लोग याद रखना। और इसकी डिफिनेशन तुम लोग इस तरीके लिखोगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को या वस्तुओं के सुपरिभाषित कथन को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये कह दूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो ये हमारे लिए संभव, मेरे भाई, ये जब संभव है तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सुपरिभाषित कथन है। जब ये कथन सुपरिभाषित है तो ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से हम ये कह दें कि, चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझिए, इसी प्रकार से हम ये कह दें कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक 1, 3, 5, 7 और उसके बाद क्या होगा, 9, ये हो जाएगा। तो ये भी तो हमारे लिए संभव है।
यानी ये भी आपका क्या क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको मतलब ये देखकर बताना कि वो समुच्चय है कि नहीं। चलिए, जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि इसको नोट भी कर लेना साथ साथ में। जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि चलिए इसमें एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये कह दें कि विराट कोहली चौथे नंबर पर जो हमारे पास है, ये मैं कह दूं कि विराट कोहली भारत के महान बल्लेबाज हैं। क्या है? विराट कोहली भारत के महान बल्लेबाज है। तो मैं आपसे ये कहूं कि ये जो विराट कोहली भारत के महान बल्लेबाज, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है, मतलब सुपरिभाषित कथन है कि नहीं? तो ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं कि विराट कोहली क्या भारत के महान बल्लेबाज है। दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति की सोच में क्या होगा, कोई दूसरा क्रिकेटर उसके लिए महान होगा। सचिन तेंदुलकर को महान क्रिकेटर समझता होगा, या तो युवराज सिंह को समझता होगा। मतलब किसी मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है कि मतलब कोई क्रिकेटर क्या होता है, उसके लिए आपका क्या होता है, फेवरेट होता है, यानी महान उसको समझता है। तो ये हम कह सकते हैं कि विराट कोहली जो है, विराट कोहली भारत का जो महान बल्लेबाज है, ये जो आपका कथन है, ये आपका कथन क्या होगा, सुपरिभाषित कथन नहीं होगा। सुपरिभाषित कथन नहीं होगा। अगर ये क्या होता, अगर ये सुपरिभाषित कथन तब होता जब क्या होता, पूरा वर्ड, यानी पूरा वर्ड इसको मानता है कि विराट कोहली भारत के क्या है, सुपरिभाषित कथन है, सॉरी सुपरिभाषित, विराट कोहली भारत के क्या है, महान बल्लेबाज है। अगर ये क्या होता, ये अगर पूरे वर्ड इसको मानता तो ये हम कहते कि विराट कोहली आपका क्या है, भारत के महान बल्लेबाज है, ये कथन आपका सुपरिभाषित कथन है। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की सोच में क्या होगा कि विराट कोहली के अलावा कोई और अन्य बल्लेबाज होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये कथन क्या होता है, सुपरिभाषित कथन नहीं है। जब ये कथन सुपरिभाषित कथन नहीं है तो ये आपका कथन ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, दूसरे मतलब एग्जाम्पल आप इस तरीके देते हैं, पांचों एग्जाम्पल आप इस तरीके समझो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, मतलब अनेकों एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। जैसे मैं आपको ये कह दें कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह, क्या हमने कहा, इसको लिख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह। तो ये कथन आपका क्या है, सुपरिभाषित कथन है कि नहीं? भाई मुंशी प्रेमचंद जितने उपन्यास लिखे हैं उसको तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसका संग्रह तो कर सकते हैं ना, मतलब जो भी आपका हो उसका संग्रह हम कर सकते हैं। तो ये जो आपका कथन होगा आपका क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित कथन है। जब ये कथन आपका सुपरिभाषित कथन है तो ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा ओवरऑल आप इस तरीके दे सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अगर हमारा कथन क्या हो, अगर हमारा कथन सुपरिभाषित कथन हो, या हमारा कोई वस्तु है उसका संग्रह आपका क्या सुपरिभाषित है, तो हम यह कह सकते हैं कि वो आपका कथन या संग्रह या तो आपका कुछ भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो समुच्चय की डिफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से देना है, मतलब उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इस पर देखते हैं कि समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं कि समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं, यानी समुच्चय का निरूपण क्या होगा। ठीक है, तो समुच्चय को निरूपण हम दो तरीके से करते हैं, पहले इसको देख। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, समुच्चय को जो निरूपित करने का तरीका होता है, समुच्चय का निरूपण हम मतलब क्या करते हैं, समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े अक्षर क्या होंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक है, इससे निरूपित करते हैं। ठीक, बात तो समझ ला कि समुच्चय को जो हम क्या करते हैं, समुच्चय को जो निरूपित करने का तरीका होता है वो आपका क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब ये होता है मतलब इसका निरूपित कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ए है तो ये आपका ये क्या कहलाएगा, ये समुच्चय करने का तरीका, मतलब समुच्चय निरूपित करने का तरीका हो जाएगा। बी आपका क्या होगा, समुच्चय करने का निरूपित करने का तरीका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। आगे चलते इसमें हम क्या देखते हैं, आगे हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी अवयव क्या होते हैं उसको समझते हैं। बात को समझना, यहाँ से हमको क्या समझना है, एलिमेंट समझना है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी अवयव क्या कहलाते हैं। देखिए अवयव किसे कहेंगे, अवयव की जो डिफिनेशन होती है ऐसी उसको डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसे वस्तुएं या पद, बात को समझना, ऐसे वस्तुएं पद जिन्हें मिलाकर क्या हो, समुच्चय का निर्माण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी, क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी क्या आपका पूरे क्रिकेट टीम का एक अवयव है, तो पूरा जो क्रिकेट टीम है वो आपका क्या है, समुच्चय है,
पूरा क्रिकेट टीम आपका क्या है, एक सेट है, आपका समुच्चय है, लेकिन उसमें से जो आपका एक खिलाड़ी होगा वो क्या होगा, पूरे क्रिकेट टीम का एक अवयव होगा। तो मतलब अवयव की डिफिनेशन इस तरीके से तुम लोग लिखोगे कि ऐसे वस्तु या पद जिन्हें मिलाकर क्या हो, समुच्चय का निर्माण हो। मतलब एक एक खिलाड़ी मिलकर क्या होते हैं, मिलकर क्या होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों का आपका एक टीम बनता है। तो 11 खिलाड़ियों में से कोई जो एक खिलाड़ी होगा वो क्या होगा, पूरे क्रिकेट खेल मतलब उस पूरे क्रिकेट टीम का क्या होगा, एक एलिमेंट्स होगा। तो इसकी परिभाषा तुम लोग इस तरीके दोगे, ऐसे वस्तु या पद जिन्हें मिलाकर क्या करे, समुच्चय का निर्माण हो। यानी ऐसे वस्तु या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया कि क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी, क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी आपका क्या होगा, पूरे क्रिकेट टीम का एक अवयव है। पूरे क्रिकेट टीम का आपका क्या है, क्रिकेट टीम का एक अवयव है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बुक है, मान कर चलिए, तो मतलब इस तरीके से उसका डिफिनेशन लिख देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कोई बुक है, तो उस बुक का मान लीजिए कोई एक पृष्ठ हम उसको निकालें, तो उस मतलब कोई एक पृष्ठ को हमने पकड़ लिया। ठीक है, तो मतलब उस ये जो आपका हमने कोई एक पृष्ठ पकड़ा, तो आपका क्या होगा, पूरे बुक का क्या होगा, एक अवयव होगा। पूरे बुक का क्या होगा, एक अवयव होगा। यानी किताब का जो एक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, पूरे किताब का एक अवयव होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो किताब का एक पृष्ठ है, किताब का जो एक पृष्ठ है वो आपका क्या है, पूरे किताब का एक अवयव होता है। पूरे किताब का क्या है, एक अवयव है। पूरे किताब का क्या है, एक अवयव। तो अवयव की परिभाषा तुम लोग समझ लिए होंगे कि जो अवयव होता है उसी से क्या होता है, समुच्चय का निर्माण होता है। मतलब ऐसे वस्तुएं पर जिन्हें मिलाकर क्या हो, समुच्चय का निर्माण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलते हैं। ठीक है, जो देखो अवयव का जो निरूपित करने का तरीका, मतलब अवयव को कैसे, मतलब इसकी उपस्थिति कैसे दर्शाते हैं, इसको समझना। अवयव की उपस्थिति को हम किसे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू, किसे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू से। यानी इसका मतलब ये है, अगर हम ये कह दें एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये है जो एक्स है वो आपका क्या है, समुच्चय ए का एक अवयव है। समुच्चय ए का एक अवयव है, एक अवयव। यानी अवयव की उपस्थिति को हम किससे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू से। किससे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू से। इसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसे हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, संबंध। क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। तो यानी एक्स बिलोंग्स से का मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्स है वो क्या है, समुच्चय ए का एक अवयव है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि एन बराबर, मतलब ये कह दूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समझना तुम लोग, कि मतलब ये कह दो कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी n बराबर नेचुरल नंबर है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा। तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं कि एक बिलोंग्स किससे करेगा, n से। एक बिलोंग किससे करेगा, n से। यानी जो एक का संबंध है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर से है। दो का संबंध किससे है, नेचुरल नंबर से संबंध है। ठीक है, तो किसी अवयव जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये क्या है, समुच्चय n के अवयव है। समुच्चय n के क्या अवयव है। तो इसको इस तरीके से समझना है कि जो किसी भी एलिमेंट की जो उपस्थिति होती है वो किससे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी अवयव की उपस्थिति को हम किससे दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं। चलिए आगे आते हैं, इसमें आगे कुछ इसमें पढ़ते हैं कि समुच्चयों का निरूपण किस तरीके से हम करते हैं। समुच्चय का निरूपण करने का आपका दो तरीका होता है, उसको पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या समझते हैं, समुच्चयों का निरूपण समझते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसके बाद हम जो चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको समझते हैं, समुच्चयों का निरूपण। यहाँ इसको समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, देखिए समुच्चय को निरूपण करने की दो विधियां हमारे पास है। पहली विधि जो हमारे पास है इसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। और दूसरी जो हमारे पास है वो हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। ये आपका रोस्टर विधि होता है। अब बात को समझना बारी बारी से कि रोस्टर विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास से कोई एक सेट है और उस सेट का
जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक सेट है और उस सेट के आपके क्या दिए, एलिमेंट्स दिए हैं। अगर मैं क्या करूँ, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स को क्या करूँ, मझले कोष्टक में कॉमा लगा कर लिखूँ, तो वो जो हमारा रूप होगा वो जो हमारा विधि होगा वो आपका क्या होगा, रोस्टर विधि होगा। ठीक है। और आपका समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है कि मैं क्या कर दूं कि रोस्टर विधि में लिखे हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मैं क्या करूं, केवल एक अवयव से दर्शाऊं। केवल क्या करूं, एक अवयव, उसके जगह मैं क्या लिख दूं, एक अवयव लिख दूं। और उसके बाद उस प्रत्येक अवयव का मैं क्या लिख दूं, एक गुण लिख दूं। ठीक नहीं, बात को समझना। जैसे मैं ये कह दूं कि रोस्टर विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई समुच्चय है और उस समुच्चय का अवयव आपका क्या है, ए, ई, आई, ओ और यू है। ठीक है। सॉरी, अभी हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए हमारे पास ए है, ए का आपका समुच्चय ए है और इसका जो अवयव है वो आपका क्या है, ए, ई, आई, ओ और आपका क्या है, यू है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को आप क्या करिए कि रोस्टर विधि में लिखिए। तो रोस्टर विधि हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे। और इसको रोस्टर विधि में लिखने का तरीका ये बताएं कि हमने क्या किया कि इस विधि में प्रत्येक अवयव को हम क्या करेंगे, मझले कोष्टक में लिखकर क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। यानी इसको अभी यहाँ से हम कॉमा हटा देंगे, अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमा को रहने देंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस विधि में प्रत्येक अवयव को हम क्या करते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं और मझले कोष्टक में लिखकर क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। यानी ए कॉमा, ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये जो हमारा पूरा रूप होगा इसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि बोलते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रत्येक अवयव की जगह क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स के अलावा कुछ और भी लिख सकते हो आप। ठीक है। कोई भी एक आपका अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब एक आपका क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक छोटा सा अक्षर कोई भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस प्रत्येक अवयव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम यक्स का गुण लिख देते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स, ये आपका यक्स का गुण क्या है, ये आपका ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। तो ये आपका जो रूप होगा ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। और ये आपका जो रूप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रोस्टर विधि किसे कहेंगे कि इस विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को अगर हम मझले कोष्टक में कॉमा लगा कर लिखें तो वो हमारा जो रूप होता है वो आपका क्या होता है, रोस्टर विधि होता है। और समुच्चय निर्माण विधि किसे कहेंगे, इस विधि में प्रत्येक अवयव की जगह हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स का गुण लिख देंगे। तो वो जो हमारा रूप कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि, या इसको हम क्या बोलते हैं, गुण विधि भी बोलते हैं, रोस्टर विधि से बोलते हैं या सूच विधि कहते हैं। ठीक है। या इसको हम इस तरीके से आपका साड़ी विधि भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ इसमें आगे चलते चलिए सीखते हैं इसमें। तो आगे हम क्या सीखेंगे, चलिए उसको देखते हैं पहले। चलिए इसको मान लीजिए एक दूसरे विधि से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 5 या इससे छोटे सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको फिर से, मतलब हमने बता दिया, फिर से इसको समझो कि मतलब रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि को एक बार दूसरे एग्जाम्पल समझो तुम लोग। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय। ठीक है। अगर हमको इसको रोस्टर विधि में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 और 5। देखिए हम कहा क्या है, 5 या इससे छोटे, 5 हो या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये हमारा जो रूप होगा, यानी ये हमारा जो विधि होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि कहलाएगा। रोस्टर विधि कहलाएगा। अगर इसी को हमको क्या निकालना, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना, तो ए बराबर हम क्या लिख देंगे, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स। यानी हम ये इसको लिखेंगे कि आपको इसको हम इस तरीके लिख देंगे, इस प्रत्येक अवयव की जगह हम क्या लिखेंगे, यक्स लिख देंगे। अब यक्स का गुण लिख देंगे। तो ये जो यक्स का गुण है वो आपका किससे है, एक्स बिलोंग्स टू किससे, एन से। यानी जो यक्स का जो संबंध, यानी जो पूरा एलिमेंट है किससे संबंध रहा है, नेचुरल नंबर संबंध रख रहा है। 1 2 3 4 5 ये जो आपका क्या है, नेचुरल नंबर संबंध रख रहा है। तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू एन, या इसको हटाकर हम ये लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स
क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है तथा x क्या है, छोटा और बराबर किससे है, 5 से। x क्या है आपका, छोटा बराबर है 5 से, ठीक है। मतलब जो x का मान है वो आपका क्या है, छोटा है और बराबर है किसके, 5 से, यानी छोटा है और 5 के बराबर है। या इसको इस तरीके से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां आपका x जो है, जहां आपका x क्या है, x छोटा और बराबर है किससे, 5 से। यानी ये आपका जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर है 5 से। मतलब ये जो आपका यक्स है वो आपका क्या है, 5 से छोटा है और क्या 5 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि को डिनोट करते हैं। चलिए इसमें अब आगे चलते हैं, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में समझते हैं कि समुच्चयों का विभिन्न प्रकार क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं उसको समझते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, 4 प्रकार के आपके समुच्चय होते हैं। एक आपका रिक्त या शून्य समुच्चय होता है, दूसरा आपका एकल समुच्चय होता है, तीसरा परिमित समुच्चय और चौथा आपका क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो एक एक करके समझते हैं। भाई रिक्त या शून्य समुच्चय किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा तुम लोग इस तरीके से दोगे, रिक्त या शून्य समुच्चय, यानी रिक्त या शून्य समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो। ऐसे दो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त या शून्य समुच्चय बोलेंगे। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, a बराबर एक्स सच दैट x प्लस 7 बराबर 7, क्या यह आपका रिक्त समुच्चय है, ठीक है। और मैं थोड़ा इसमें देखना है कि ये जो आपका रूप है ये आपका क्या समुच्चय निर्माण विधि है, ठीक है। मतलब अगर इस टाइप से हो तो ये रूप हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या ये आपका रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो इसको हल करेंगे तो x प्लस 7 बराबर 7, x बराबर कितना होगा, 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा, 0। यानी इसमें ये देखेंगे तो ओवरऑल a का जो मान है, यानी इस a में, इस समुच्चय a में जो अवयवों की संख्या हल करने पर जो आ रही है वो आपका क्या हो रही है, 0 आ रही है। तो ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। यानी मतलब इस तरीके समझो कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य या रिक्त समुच्चय बोलते हैं। दूसरे पे चले जाइए, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, दूसरे पर हम ये समझेंगे एकल समुच्चय क्या है। दूसरे पर हमको क्या समझना है, एकल समुच्चय, क्या समझना है, एकल समुच्चय का मतलब तुम लोग नाम से ही पहचान लोगे। एकल समुच्चय का मतलब क्या हो, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल क्या हो, 1 हो। यानी a बराबर हम ये कहा दे 5, या इस तरीके से कहा दे a बराबर x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8 कर दे। इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8 माइनस कितना 5 कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a का मान पूरा ओवरऑल कितना आया, 3 आया। तो 3 आया तो इसका मतलब केवल इस समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल क्या है, 1 है। तो अगर ये अवयवों की संख्या केवल 1 है तो ये आपका क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। मतलब एकल समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल 1 हो तो आपका क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। और रिक्त या शून्य समुच्चय किसे कहेंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाएगा। अगला चलते हैं, इसमें आप समझते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसको समझ आगे चलते इसमें पढ़ते हैं। आपका परिमित समुच्चय क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका परिमित समुच्चय क्या है। चलिए इसको पहले रब करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो परिमित समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय इसकी जो परिभाषा होती है मेरे भाई इस तरीके देंगे कि मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। या इस तरीके से मैं कह दूं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें मैं क्या करूं, अवयवों की संख्या को मैं गिन सकूं, मतलब अवयवों की संख्या मैं गिन सकूं, मतलब कितना अवयव है उसमें, तो वो आपका जो समुच्चय कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं a बराबर 1 2 3 4, ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अवयव की संख्या को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कितने अवयव, 4 अवयव। तो ये जो आपका समुच्चय है ये आपका क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा,
क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमने क्या किया, अवयव की संख्या को हम गिन पाएंगे, ठीक है, अवयव की संख्या हम गिन लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, सीमित हो, वो आपका क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। ठीक इसके विपरीत क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। यानी अपरिमित समुच्चय हम क्या करेंगे, अपरिमित समुच्चय की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, सीमित ना हो, यानी असीमित हो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ए बराबर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब मेरे भाई ये हो जाएगा, एक से लेकर 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो मतलब इसकी गिनती तो हम कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिनकी गणना हम ना कर सके वो आपका अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि उसकी संख्या क्या होगी, असीमित होगी, और जिसकी संख्या सीमित है वो आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि आपका मतलब अपरिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय की डिफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, मतलब इसमें हम क्या करें, अवयव की संख्या को हम गिन सके, उसकी गणना कर सके, तो आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। और एक मतलब अपरिमित समुच्चय ठीक इसी का उल्टा परिमित समुच्चय का, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को हम गिन ना सके, मतलब उसकी गणना ना कर सके, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, असीमित हो, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ये हमने सीखा समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के बारे में समझा, ठीक है। अब चलते हैं अगला, इसमें देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए पहले इसको हम रब करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को रीड करते हैं। चलिए इसमें आपका क्या था, दो और समुच्चयों को हमको बारे में पढ़ना है, वो हमने लिख नहीं पाया, ठीक है। इसमें आपका एक और समुच्चय है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए मतलब समुच्चयों के जितने आपके विभिन्न प्रकार, मतलब जितने आपके समुच्चय हैं उसको पढ़ लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय किसे कहेंगे, ठीक है। यानी इक्वल सेट बात करें, इंग्लिश में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहेंगे कि मतलब कोई दो 5 नंबर का है, सॉरी 5 नंबर में है, ठीक है, पांचवें मतलब क्रम से है तो 5वें नंबर में। मतलब देखो समान समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब कोई दो ऐसे समुच्चय जिसमें क्या हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, ए में। मतलब कोई ऐसा मैं एक समुच्चय लूँ, कोई दो मैं ऐसा समुच्चय लूँ, मतलब ए और बी ले रहा हूँ, जिस बात को समझो। ए बराबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 ये है, मतलब ए का अवयव जो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, और बी हमने ये ले लिया 3 4 1 2। अब मैं आपसे ये पूछूं क्या ये आपका समान समुच्चय है, तो समान समुच्चय की जो डिफिनेशन होती है ये होती है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, ए में हो, तब जाकर वो दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, यानी एक यहाँ तो एक यहाँ भी है, दो यहाँ है दो यहाँ भी है, तीन यहाँ है तीन यहाँ भी है, ठीक है। तो ये आपका ए और बी क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि समान समुच्चय क्या है, ठीक है। समान समुच्चय डिफिनेशन किस तरीके से देंगे, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, ए में हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 इसमें है और इसमें भी आपका क्या है, 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें, सॉरी यहाँ आपका, लेकिन आपका क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें भी, यानी 4 इसमें है तो 4 इसमें है, 3 इसमें 3 इसमें है, 2 इसमें तो 2 इसमें है, ठीक है। यानी ए का प्रत्येक अवयव क्या है, ए का प्रत्येक अवयव आपका क्या है, प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में है, और बी का प्रत्येक अवयव आपका क्या है, बी का प्रत्येक अवयव आपका किसमें है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ए में है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद अब पढ़ते हैं समतुल्य समुच्चय क्या होता है, इसको समझो तुम लोग। समतुल्य समुच्चय ये 5वें नंबर का था, अब इसके 6ठे नंबर पर हम यहाँ लिख लेते हैं समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, ठीक है। तो समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, यानी 6ठे नंबर पर देखेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, दो परिमित समुच्चय, दो परिमित समुच्चय, मतलब वो समुच्चय दोनों क्या होने चाहिए, परिमित समुच्चय होने चाहिए। भी परिमित समुच्चय होगा तभी तो समतुल्य समुच्चय की डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो परिमित समुच्चय जिसमें आपका क्या हो, मतलब पहले परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर क्या हो, दूसरे परिमित में दूसरे परिमित समुच्चय के अवयव की संख्या के बराबर हो, तो आपका क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। जैसे
हम ये कह दें तो यहाँ लिख देते, इसी डिफिनेशन पर लिख लेते, दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय तब कहलाएंगे जब क्या हो, जब नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो, नंबर ऑफ बी हो। यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर क्या होनी चाहिए, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारे पास है 1 2 3 है, और बी बराबर हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहाँ हम ए में क्या देख रहे हैं, हम ए में हमारे पास कितने अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है। बी में हमारे पास कितने अवयव हैं, 3 अवयव, नंबर ऑफ बी का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बराबर क्या है, बी के, यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये इस प्रकार का जो आपका समुच्चय होगा, यानी जो इस प्रकार का आपका समुच्चय होगा, आपका क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि रिक्त या शून्य समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये तो हमने क्या किया, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। इसके बाद हम समझते हैं अब इसके प्रश्नावली के, मतलब प्रश्नावली को नहीं करेंगे अभी, अब इसके हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे और बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रश्नावली को देखते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल इसकी शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1.1 का आपका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये दिया है, समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल। इसका हल क्या हो, हमको क्या करना है, इसके हल को समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। यानी हमारे पास समीकरण क्या है, तो समीकरण को यहाँ हल करेंगे। समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है बराबर 0 है। तो इसको हल करेंगे, द्विघाती समीकरण है, तो हमको क्या लाना, प्लस एक्स लाना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0। दो का जोड़ा बना लेते हैं, तो x प्लस 2 एक कोष्टक में, -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 एक कोष्टक में बराबर 0। यानी ये कह सकते हैं ओवरऑल x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। यानी इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान हमारे पास कितना आया, 1 आया। ठीक है, और यहाँ से चलिए यहाँ से आगे कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना होगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया हमारे पास -2। यानी हमारे पास जो रिजल्ट इसका आया, यानी इस समीकरण के जो मूल आए हमारे पास, वो आपका कितना है, 1, उसके बाद कितना है, -2 है। अब इसी को मतलब ये इसका हल आया 1 और -2, इसको हमको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो मतलब रोस्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, सेट ए के अवयव है। तो सेट ए के अवयव को हम क्या कर देंगे, मझले कोष्टक में कॉमा लगाकर लिख देंगे। तो ये हमारा जो रूप होता है वो आपका क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रोस्टर रूप हुआ। ठीक है, मतलब इसके हल हमारे पास, इसका हल क्या आया, 1, -2 आया। तो 1, -2 को अगर हम क्या करें, मझले कोष्टक में, ठीक है, और कॉमा लगा कर लिखे, तो वो हमारा जो मतलब विधि होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी इसको मान लीजिए हम समुच्चय ए का अवयव मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, बी का अवयव, सी के, डी के, XYZ कोई भी मान सकते हो। ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, -2। ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में हमने इसको लिख दिया। यानी मतलब इस समीकरण को हल को हमने क्या किया, रोस्टर रूप में लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर दूसरे पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। दूसरा का उदाहरण क्या दिया, समुच्चय x सच दैट x, मझले कोष्टक में x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर छोटा है किससे, 40 से। ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखना। भाई ये हमारे पास कौन सा रूप दिया है, यानी ये आपका जो रूप दिया है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, और x स्क्वायर छोटा है किससे, 40, ये कंडीशन दिया है। ये हमारे पास जो है, ये आपका पूरा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में है। किस रूप में है, समुच्चय निर्माण विधि में है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि से हमको किस में रूप में करना है, रोस्टर विधि में करना है। ठीक है, किस रूप में करना हमको, रोस्टर विधि में करना है। तो रोस्टर विधि में
हमको करना है, यानी ए के प्रत्येक अवयव को हमको क्या करना है, रोस्टर विधि में करना है। लेकिन इसमें आपका शर्त ये होना चाहिए कि जो हम यक्स का मान रखेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, सदैव 40 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं हम यक्स का मान 1 रखते हैं, तो 1 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग कर देंगे तो आपका कितना होगा, 1 होगा। तो 1 तो आपका क्या है, 40 से छोटा है। तो यानी ए में जो पहला अवयव होगा वो आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो वो भी आपका क्या, 40 छोटा है, तो 1 का मत 2 होगा। 3 का वर्ग करेंगे तो वो भी आपका 40 से छोटा है, यानी 9 होगा, वो भी 40 से छोटा है। ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, 40 से छोटा होगा, 4 चौक के 16। 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो वो भी आपका 40 से छोटा है। 6 का वर्ग करेंगे यानी 36, 36 आपका क्या, 40 से छोटा है। अब 7 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो आपका क्या, 40 से बड़ा है। ठीक है। तो हमारे पास यानी कितना होगा, यानी हमारे पास जो ए में जो अवयव आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि हो जाएगा, जिसमें आपका कंडीशन ये है, जिसमें आपका क्या है, यक्स स्क्वायर छोटा है किससे, 40 से। यानी जो आपका ये जो यक्स का जो मान है वो आपका क्या है, 40 से छोटा है। ये हमारे पास कंडीशन था। तो ये हमारे पास क्या दिया था, समुच्चय निर्माण विधि में दिया था, और हमको इसमें किस में लाना था, रोस्टर विधि में लाना। तो रोस्टर विधि में आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, जहां आपका क्या है, यक्स स्क्वायर छोटा है किससे, 40। मतलब इस कंडीशन को पालन करते हुए हमको क्या निकालना था, इसको रोस्टर विधि में करना था। चलिए, ये आपका उदाहरण नंबर दूसरा हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरा नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आपका ये दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट ये दिया को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यानी ये आपका क्या दिया, रोस्टर रूप में दिया है, यानी समुच्चय के प्रत्येक अवयव क्या मझले कोष्टक में है और आपका कॉमा लगा कर है। ठीक है। तो आपका ये क्या रोस्टर विधि है, रोस्टर विधि से हमको किसमें बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। यानी ए बराबर आपका क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है और ये 25 दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे इसमें कि इसको हमको क्या बदलना है, रोस्टर रूप में बदलना है। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जो 1 है वो 1 का वर्ग है, 4 है वो आपका क्या, 2 का वर्ग है, और ये 9 जो आपका है 3 का वर्ग है, और 16 जो आपका है 4 का वर्ग है, 5 जो आपका क्या है 25 जो आपका है 5 का वर्ग। इसी तरीके से मतलब ये वर्ग वो मतलब ये आपका क्या है, ये प्रकार का आपका क्या है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग होते हुए चला गया है। ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि जो 1 2 3 4 5 ये सब क्या प्राकृतिक संख्या है। तो अगर इसको हमको क्या निकालना, इसको हमको क्या करना, समुच्चय निर्माण विधि में करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ए बराबर एक्स सच दैट यक्स एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। भाई प्राकृतिक संख्या का वर्ग ही है, मतलब 1 2 3 4 5 का वर्ग है, तो ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। ठीक है। हमने ये बताया था समुच्चय निर्माण विधि, हमने ये बताया था कि इस प्रत्येक अवयव की जगह क्या क्या लिखेंगे, इस प्रत्येक अवयव की जगह केवल यक्स लिखेंगे। उसके बाद यक्स का हम क्या लिख देंगे, गुण लिख देंगे कि यक्स हमारे पास यक्स कौन सा गुण बता रहा है। तो यक्स सच दैट यक्स आपका यक्स का क्या गुण है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ठीक है। जहाँ यहाँ लिख देंगे जहाँ एक्स बिलोंग किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है। दूसरी विधि में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरी विधि में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, भाई दूसरे तरीके से ए बराबर एक्स सच दैट ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर यक्स बराबर किसका, एन स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ यक्स का यक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यक्स स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ एक्स स्क्वायर का संबंध किससे है, नेचुरल नंबर से। जहाँ एक्स स्क्वायर का संबंध आपका किसके है, आपका किससे है, नेचुरल नंबर से है। यानी यक्स सच दैट यक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप हम ये कह सकते हैं यक्स स्क्वायर से। यानी यक्स का वर्ग नहीं, यहाँ ये इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। यानी इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, थोड़ा सा मिस हो गया इसमें, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर एन स्क्वायर, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो यानी एन स्क्वायर, जहाँ एन का संबंध किससे है आपका, जहाँ एक्स का संबंध किससे है, एन से है। ठीक है। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी यक्स सच दैट यक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ आपका एक्स का संबंध किससे है, एन से है। ठीक है। चलिए, अब इसको हमने क्या किया, मतलब तीसरे नंबर के एग्जाम्पल देख लिया। इसके बाद चलते हैं आपका चौथे नंबर के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या,
चलिए इसके बाद देखते हैं आपका चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका थोड़ा सा ये होगा, यहाँ यक्स नहीं होगा, यहाँ यन होगा, क्योंकि यन का जो स्मॉल यन का बिलोंग आपका क्या है, कैपिटल यन से, यानी नेचुरल नंबर से है। यानी ये स्मॉल यन का बिलोंग किससे है, कैपिटल यन नेचुरल नंबर से है, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस होगा तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब इस रूप में और इस रूप में, दोनों रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका चौथे एग्जाम्पल पर। चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं, उसको सॉल्व। चलिए इसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल आपका ये दिया है, कह रहा है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में यानी ये आपका जो दिया, मान लो ए मान लेते हैं इसको, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 दिया। ये आपका रोस्टर रूप में दिया है। हमको क्या निकालना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में, सॉरी रोस्टर रूप में दिया, हमको समुच्चय निर्माण विधि में निकालना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, जो हर अंश है जो आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यन से डिनोट कर लेंगे, यानी इसमें आपका इसको हम क्या एक प्रकार से 1 2 3 4 5 6 को यन से डिनोट, स्मॉल यन से डिनोट करते हैं, जहाँ स्मॉल यन का संबंध क्या होगा, नेचुरल नंबर से होगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं तो जो आपका 2 है वो आपका क्या है, अंश से 1 अधिक है। इसमें सब में देखेंगे 2, यानी जो आपका 3 है अंश से क्या है, 1 अधिक है। 4 है अंश से 1 अधिक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, n/n+1 कर देंगे, जहाँ इसको यहाँ लिख देंगे, जहाँ 1 छोटा बराबर है किससे, n से, और n छोटा बराबर किससे, 6 से। ये संबंध, ये शर्त हो जाएगा कि जो 1 है वो छोटा बराबर किससे है, n से, लेकिन n छोटा बराबर किसके है, 6 से। यानी 1 का मान क्या है, 1 व 6 के बीच में, यानी 1 है या 6 के बीच में या 6 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिख लेंगे। तो ये आपका रूप क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि कहलाएगा। फिर से समझो तुम लोग, यक्स सच दैट यक्स, जहाँ यक्स सच दैट यक्स बराबर n बराबर क्या है, n+1, ठीक है। क्योंकि n हमारे पास, यानी n का संबंध आपका क्या है, नेचुरल नंबर से, यानी 1 2 3 4 5 6 आपका क्या नेचुरल नंबर संबंध है। अब यहाँ देखेंगे तो केवल n में आपका क्या है, यानी अंश में, यानी हर में आपका क्या है, यानी जो हर है, यानी जो हर है वो आपका क्या है, हर अंश से क्या है, 1 अधिक है। तो यहाँ 1 अधिक कर देंगे, +1 लगा देंगे, तो n/, क्या होगा, n+1 हो जाएगा, जहाँ 1 छोटा बराबर n से हो और n छोटा बराबर 6, यानी जो n का मान होगा 1 है या तो 6 या 1 व 6 के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिख लेंगे। चलिए आगे चलते, इसके बाद 5वें नंबर की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर की एग्जाम्पल क्या है, उसको सॉल्व कर। चलिए आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5वें पर। तो 5वां वाला आपका ये दिया गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में सही मिलान कीजिए। ये बाईं ओर जो आपका है, ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में है, और ये आपका क्या है, दाईं रूप में आपका क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में है, ठीक है। हमको सही मिलान मिलाना है। अब देखो प्रिंसिपल ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में है। अगर प्रिंसिपल हमको क्या लिखना पड़े, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़े, तो हम क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो इसका सही मिलान आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी पहले का किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। ये आपका 0 है, तो 0 आपका ये है, यानी इसमें आपका क्या है, इसमें समुच्चय संख्या 0 है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें आपका समुच्चय संख्या कौन 0 हो रहा है, तो यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, ये तो आपको होगा नहीं। इसमें देखें तो यक्स सच दैट एक पूर्णांक हो, x+1 बराबर 1, और x+1 बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा, 1 - 1, यानी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसका जो मतलब ये रोस्टर रूप था, इस रोस्टर रूप का जो आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो आपका सही मिलान आपका किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। यानी पहले किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा, सॉरी दूसरे किस में हो जाएगा, सी में। तीसरे में देखेंगे 1 2 3 6 9 18, तो ये आपका, यानी इसका जो रोस्टर रूप होगा, सॉरी इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होगा वो आपका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। यानी जो 1 है वो आपका 18 का भाजक है, 2 3 6 9 18 के सब क्या है, भाजक है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, ए पर चला जाएगा। यानी तीसरे का सही मिलान किस पे हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 1 2 3 6 और 9 और 18 को अगर हमको इसमें लिखना है,